आज की क्लास में गेम थ्योरी को समझते हैं। तो गेम थ्योरी समझने से पहले कुछ टर्म जान लेते हैं। तो एक टर्म है प्लेयर्स। तो गेम में जो प्लेयर रहते हैं तो उसे हम प्लेयर्स कहेंगे। जो भी गेम में पार्टिसिपेंट है उसे प्लेयर कहेंगे। दूसरा स्ट्रेटजी। तो जितना भी प्लेयर होता है सबके सब 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 प्लेयर अपना पे ऑफ को मतलब कोई भी स्ट्रेटजी चुनते हैं तो जो उनको रिवार्ड मिलता है उसे उच्चतम करना चाहते हैं। यही हमारा सवाल है कि हम कौन सा स्ट्रेटजी अपनाएं। अगर मेरे पास 2 स्ट्रेटजी है, ऐसा भी होता है कि हमारे पास 3 स्ट्रेटजी है, तो किस रेशियो में अपनाएं, किस प्रोपोर्शन में हम स्ट्रेटजी को अपनाएं कि हमारा बेस्ट रिजल्ट हो। और तीसरा होता है पे ऑफ। तीसरा टर्म पे ऑफ समझते हैं। तो पे ऑफ मतलब वही रिवार्ड है जो प्लेयर को मिलेगा कोई एक स्ट्रेटजी अपनाने पर। तो सारांश में सबसे पहले समझते हैं कि ये गेम थ्योरी क्या है। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरा क्या खुद अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सकता है या रिएक्ट कर सकता है। जैसे 2 प्लेयर है किसी गेम में, तो आप सोचिएगा कि दूसरा, जैसे हम बैटिंग कर रहे हैं, तो जब हम बैटिंग करेंगे तो हम ये सोचेंगे कि दूसरा जो प्लेयर है वो क्या क्या कैसे जैसे दूसरा बेस्ट तरीका से सोच सकता है। और ये हम कैसे सोचेंगे कि अगर हम ऐसे किए तो वो बेस्ट क्या ऐसा सोचेगा, वो नेट मिला किसी तरह से वो बेस्ट डिसाइड करेगा अपना। और मतलब अगर उसके बाद हम सोच लिए कि दूसरा किस तरह बेस्ट कर रहा है, उस आधार पर हम अपना चाहेंगे, अपना डिसीजन के द्वारा अपना पे ऑफ मैक्सिमम करना चाहेंगे। तो अभी हम सबसे पहले इसे पूरी तरह से मैथ से समझते हैं 5 मिनट में। और इसमें हम देखेंगे किस तरह लीनियर प्रोग्रामिंग का उपयोग होता है। तो सबसे पहले एक आसान सा प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें अगर हमें फ़ायदा हो रहा है, जैसे 2 प्लेयर है, एक ए है और एक बी है। तो यहाँ पर अगर बी को लॉस हो रहा है तो वही लॉस बी ए को फ़ायदा हो रहा है। हम ऐसा गेम देख रहे हैं, इसको हम जीरो सम गेम बोलते हैं। तो ये जीरो सम गेम में देख रहे हैं, जैसे ए बी प्लेयर है वो डिसीजन ले सकता है यस बाई जेड, ये उसका डिसीजन ले सकता है। और ए डिसीजन ले सकता है पी या क्यू ले सकता है। ए डिसीजन ले सकता है, पी और क्यू ले सकता है। तो देखिए जब डिसीजन यहाँ पर देखिए, ये जो हम पे ऑफ मैट्रिक्स बनाए हैं वो ये ए के लिए बनाए हैं। तो ए क्या देखेगा कि बी ने डिसीजन यस लिया है, तो ए जब पी डिसीजन लेता है तो उसे 2 रुपीज़ मिलता है, ये समझ सकते हैं। और क्यू डिसीजन लेता है तो 3 रुपीज़ मिलता है। अगर बी बाई डिसीजन लेता है और उस समय ए डिसीजन पी लेता है तो उसमें 0 रुपीज़ मिलता है ए को। और उसी तरह जब डिसीजन क्यू लेता है तो 2 रुपीज़ मिलता है। इसी तरह -1 और इससे जस्ट उल्टा मतलब बी को मिल रहा होगा। तो देखिए जब गेम खेला जाएगा तो हम सबसे पहले हम बोलेंगे कि क्या बेस्ट डिसीजन बी ले सकता है। हम पहले ये सोचेंगे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो उस समय वो बेस्ट डिसीजन क्या ले सकता है, और उस समय हम क्या करेंगे, जो बेस्ट डिसीजन बी अपने लिया है, हो सकता है उसका उल्टा मेरे लिए भी मतलब कुछ छोड़ा हो रहा मेरे पास पॉसिबिलिटी। तो जो भी हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बचा है इस केस में, तो अगर बी अगर लॉस में जा रहा है, एज्यूम दैट यहाँ पर लॉस में जा रहा है, तो ए को फायदा हो रहा होगा। तो बी चाहे रहा कि मिनिमम लॉस जाए, बी चाहे रहा मिनिमम लॉस जाए। तो जितना वो मिनिमम लॉस जा रहा है वही हमारा ए के लिए मिनिमम फायदा हो रहा। तो वो जो मिनिमम फायदा होता है उसे हम बोलते हैं मिनिमम प्रॉफिट। और ए का टारगेट है अपना डिसीजन से उसे प्रॉफिट करना। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, बी के पास 3 स्ट्रेटजी हैं और बी नेट लॉस में जा रहा है। तो हम ये सोचेंगे, बी चाहे रहा नहीं, मतलब हम यहाँ सोच रहे हैं कि बी ऐसा चाह रहा होगा कि ए को मिनिमम प्रॉफिट हो, पर ए इसी बी के द्वारा जो मिनिमम प्रॉफिट दिया जा रहा है ये एक्सपेक्टेड मिनिमम प्रॉफिट हम बोल सकते हैं। तो खुद के डिसीजन से बेस्ट करना चाहेगा, मतलब ए एक्सपेक्ट कर रहा है बी डिसीजन लिया है तो हमको ए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो सकता है, तो उसमें से हमको अपना प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। तो आप ये समझ चुके होंगे। तो अब आगे समझते हैं। हम देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से ये किस तरह जुड़ा हुआ है, ये समझते हैं
तो देखिए ये गेम एक बार नहीं हजारों बार खेला जाएगा, तो नेट हजारों बार में चाहेगा ए कि हम जीतें, तो वो ये जो चाहेगा इसे हम मानिए कोई टी प्रोपोर्शन में, मतलब टी प्रोपोर्शन में टी टाइम्स मानिए पी को ठेलता है, मतलब टी टाइम्स पी की रणनीति अपनाता है ए, और T2 टाइम क्यू की रणनीति अपनाता है ए जो है T1 टाइम पी की रणनीति अपनाता है, और T2 टाइम क्यू की रणनीति अपनाता है। उसी तरह ये मानिए Q1 भी अपनी Q1 टाइम यस चूज कर रहा है B1, और Q2 टाइम बाई चूज कर रहा है B, और Q3 टाइम्स चूज कर रहा है ZB। तो अब देखिए, तो सबसे पहले क्या हो रहा था इसमें, लेट बी के पास 3 स्ट्रेटजी है, बी के पास 3 स्ट्रेटजी है। तो मान लेते हैं हमने कुछ भी सोचा कि उस समय क्या बेस्ट डिसीजन ले सकता है, तो हम देख रहे हैं कि एक बार डिसीजन जो बेस्ट बी ले सकता है वो अपना Q1 ले सकता है, मतलब यस मानिए डिसीजन बेस्ट ले ले। तो अगर देखिए कि यहाँ पर डिसीजन बी है Q1 टाइम यस को ले रहा है, बाई डिसीजन Q2 टाइम्स ले रहा है, जेड डिसीजन Q3 टाइम्स ले रहा है, ये सीधा सीधे इससे प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये प्रोपोर्शन है कि मतलब Q1 रेशियो में ले रहा है, Q2 रेशियो में और Q3 रेशियो में। और चूंकि हम ए हैं तो हमें नहीं पता है बी किस रेशियो में ले रहा होगा, तो हम उसे प्रोबेबिलिटी के क्रम में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो P है उसको प्रॉफिट आएगा 2P1, जब मानिए P ने इस डिसीजन को लिया है, P डिसीजन को लिया है, तो P जो प्रॉफिट आएगा P डिसीजन लिया है तो 2 इंटू Q1 आएगा, प्लस अब जैसे डिसीजन बी ने Q2 टाइम लिया है बी को, और अगर P डिसीजन लेता है ए, P चूज करने का स्ट्रेटजी लेता है या डिसीजन लेता है, तो उस समय 0 इंटू Q2 टोटल प्रॉफिट आएगा, और यहाँ पर -1 इंटू Q3 प्रॉफिट आएगा। ये समझ सकते हैं। इसी तरह समझिए कि मान लेते हैं ए P डिसीजन नहीं लेता है बल्कि Q स्ट्रेटजी को अपनाता है। स्ट्रेटजी नहीं है, डिसीजन हम बोल रहे हैं, वो बताएंगे स्ट्रेटजी और डिसीजन में क्या अंतर हो रहा है। मानिए Q डिसीजन लेता है, तो उस समय जब Q डिसीजन लेगा तो जो प्रॉफिट आएगा, जो Q को प्रॉफिट आ सकता है वो 3Q1 प्लस 2Q2 प्लस 1Q3। देखिए जब Q डिसीजन लेता है, देखिए इस समय Q1 टाइम्स यस डिसीजन ले रहा है बी, तो 3 इंटू Q1 प्रॉफिट आया। उसी तरह 2 इंटू Q2 प्रॉफिट आएगा, इंटू 1 इंटू Q3 प्रॉफिट। तो ये देखिए दो मतलब अगर P डिसीजन लेता है तो इतना प्रॉफिट होता है, Q डिसीजन लेता है तो इतना प्रॉफिट होता है। और हमारा टारगेट यहाँ पर जो B चाहेगा कि मिनिमम प्रॉफिट हो, B चाहेगा कि मिनिमम प्रॉफिट दे, B क्या चाह रहा है, मिनिमम प्रॉफिट दे, और A चाह रहा है वो उस मिनिमम को मैक्सिमम करना। तो मिनिमम प्रॉफिट मानिए ये हो या ए हो, हमें तो पता नहीं कि कौन है, जो Q1 Q2 Q3 के टर्म में है, तो हमें नहीं पता है, तो इसे मोर देन इक्वल टू यू लिख रहे हैं, इसको मोर देन इक्वल टू यू लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पर हम मैक्सिमाइज करते हैं यू को, हम यू को मैक्सिमाइज करते हैं, तो ये मिनिमम के बराबर यू की वैल्यू आ जाएगा इस इक्वेशन को। अगर हम इसको मोर देन इक्वल टू यू लिख दिए हैं, तो सोचिए कि जैसे यहाँ पर मानिए इसकी वैल्यू 3 है, जूम डेट ये ही छोटा है और ये 4 है, और हम यहाँ पर लिख देते हैं मोर देन इक्वल टू यू और मोर देन इक्वल टू यू। तो हम अगर इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो यू टू वैल्यू मैक्सिमम हम 3 ले जा सकते हैं। तो इसी कारण से हमने इस पैटर्न में इसे लिखा।
और इसको हम जब लीनियर प्रोग्रामिंग के द्वारा सोल्व किया जाएगा तो Q1 Q2 Q3 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमने देखा कि B कौन सा बेस्ट स्ट्रेटजी ले सकता है, उसी तरह से B पता कर सकता है A कौन सा बेस्ट स्ट्रेटजी ले सकता है। अब इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं आगे टाइप ऑफ स्ट्रेटजी में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे जो बी ले रहा है वो देखिए Q1 Q2 Q3 प्रोपोर्शन में ले रहा है अपना बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए। तो इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी। लेकिन अगर मानिए Q या S या Y या Z में से कोई एक चूज करें तो उसे हम बोलेंगे प्योर स्ट्रेटजी। लेकिन यहाँ तीनों को एक प्रोपोर्शन में चूज कर रहा है तो इसे इस कारण से बोल रहे हैं मिक्स्ड स्ट्रेटजी। अब देखिए टाइप ऑफ स्ट्रेटजी समझते हैं। तो दो टाइप ऑफ स्ट्रेटजी होता है, एक होता है नाश स्ट्रेटजी, एक होता है डोमिनेंट स्ट्रेटजी। तो नाश स्ट्रेटजी है, एक प्लेयर अगर जान रहा है कि दूसरा प्लेयर कोई एक डिसीजन ले लिया है, अगर हम जान जाए कि बी प्लेयर ने ये डिसीजन ले लिया है तो उस समय क्या हम बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, वो हमारा नाश स्ट्रेटजी होता है। जैसे ये समझ लें कि हम जान लें कि बी ने बाई डिसीजन ले लिया है, तो अब हमको ए क्यू डिसीजन लेना है या पी लेना है या क्यू लेना है डिसीजन। तो देख सकते हैं जब हम क्यू डिसीजन लेते हैं तो हमको फायदा 2 है। तो यहाँ पर 2 जो यहाँ पर 2 है ये हमारा नाश स्ट्रेटजी है, क्यू डिसीजन लेना मेरा नेक्स्ट स्ट्रेटजी है। तो एक प्लेयर अगर जान रहा है कि दूसरा प्लेयर कोई एक डिसीजन लिया है तो उस समय हम क्या बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, उसे हम बोलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी। अब देखिए डोमिनेंट स्ट्रेटजी, अगर एक प्लेयर एक पार्टिकुलर स्ट्रेटजी को चुनता है, चाहे अदर प्लेयर कोई भी स्ट्रेटजी को चुने, उसे हम बोलते हैं डोमिनेंस स्ट्रेटजी। इसे इस तरह से समझ सकते हैं, एक हमने ए का पे ऑफ बनाया है, तो मानिए ए लेता है ये डिसीजन, मानिए x1 x2 लेता है, ये p1 p2 डिसीजन लेता है। तो यहाँ पर देखिए 2 4 1 2 इस टाइप का पे ऑफ है। तो देखिए जब बी x1 डिसीजन ले रहा है तब पर भी ए p2 डिसीजन ले रहा है, बी x2 डिसीजन ले रहा है अब पर भी ए p2 डिसीजन ले रहा है। तो देख रहे हैं कि हमेशा p2 क्या ले रहा है, हमेशा p2 डिसीजन ले रहा है, जो ए पर्सन है वो हमेशा p2 डिसीजन ले रहा है। तो इसे बोलते हैं डोमिनेंट स्ट्रेटजी। अगर एक प्लेयर एक पार्टनर स्ट्रेटजी को चूज करता है, पार्टनर स्ट्रेटजी p2 चूज कर रहा है, या प्रोबेबिलिटी में भी आइए मानिए कोई ये p1 प्रोबेबिलिटी और ये p2 प्रोबेबिलिटी में डिसीजन ले, तो उस जैसे मिक्स्ड स्ट्रेटजी में, तो उसे भी हम बोलेंगे कि डोमिनेंस स्ट्रेटजी है। तो अगर एक प्लेयर पार्टनर स्ट्रेटजी जो चुनता है, चाहे अदर प्लेयर कोई भी स्ट्रेटजी चुने, उसे हम बोलते हैं डोमिनेंस स्ट्रेटजी। देख रहे हैं कि हमेशा वो p2 चूज कर रहा है। तो इस क्लास में जो हम आज की क्लास पढ़ेंगे, तो इसमें हम सिर्फ प्योर स्ट्रेटजी को पढ़ेंगे, मिक्स्ड स्ट्रेटजी को नहीं पढ़ेंगे। तो हम दो एग्जाम्पल से समझेंगे, एक हम पहले यूनिट नाश एक्वेरियम का एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद सेकेंड मल्टीपल नाश एक्वेरियम को देखेंगे। तो पहला गेम है कि 2 कॉन्विक्ट है और उसे अलग अलग रूम में पूछताछ किया जा रहा है, और 2 कॉन्विक्ट अलग अलग रूम से पूछताछ किया जा रहा है और दोनों को अलग रूम में रखा हुआ है। तो एक दूसरे को नहीं पता है कि एक दूसरा ने क्या डिसीजन ले रहे हैं। If both choose to confess, तब 5 years का पनिशमेंट है। अगर दोनों चूज करता है कि हाँ हमने चोरी किया है, दूसरा भी बोलता है हमने चोरी किया है, और तो बोलता है 5 साल का पनिशमेंट है। If both choose to don't confess, तो 1 साल का पनिशमेंट है। लेकिन अगर if one chooses to confess other don't, then who confess get free। मतलब अगर एक बोलता है कि हाँ हमने चोरी किया है और दूसरा बोलता है हमने चोरी नहीं किया है, तो पहला तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन दूसरे को 10 साल के लिए सजा का प्रावधान है। तो देखिए इसमें हम जब
पे ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं, तो ऐसा पे ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें दोनों तरफ पे ऑफ लिखेंगे, एटा भी और बीटा भी। बीटा हम पे ऑफ इधर साइड में लिखेंगे, एटा इधर साइड में लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले बीटा हम लिखते हैं यहाँ पर ट्रांसफेस्ट डिसीजन, यहाँ पर डोंट ट्रांसफेस्ट डिसीजन। और यहाँ पर एटा ट्रांसफेस्ट डिसीजन, यहाँ पर डोंट ट्रांसफेस्ट डिसीजन। तो जब ए मतलब भी चूज करता है ट्रांसफेस और बी भी ट्रांसफेस चूज करता है, तो दोनों को 5-5 साल की सजा है इस टर्म निगेटिवली टर्म है। अब देखिए ए चूज करता है कि हम ट्रांसफेस करेंगे, बी चूज करता है कि हम नहीं ट्रांसफेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए तो छूट जाएगा और बी तो 10 साल की सजा हो जाएगा। उसी तरह से मानिए ए बी ट्रांसफेस करता है, ए नहीं ट्रांसफेस करता है, तो ए को 10 साल का सजा और बी छूट जाएगा। और दोनों डॉन ट्रांसफेस करता है तो -1 और -1, इस तरह से पे ऑफ है। तो अब देखिए इसी जैसे हमने ये यहाँ शुरुआत में बताया था कि गेम थ्योरी का सारांश कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरा खुद के लिए अपना क्या बेस्ट डिसीजन ले सकता है, उस आधार पर हम अब जो हमारे लिए बचेगा हम अपने के लिए अच्छा करने के लिए सोचेंगे। तो यहाँ हम देखिए कि अब इस तरह से देखिए पहला व्यक्ति रूम में है और इसको मानिए बोल रहा है कि दूसरा ने ट्रांसफेस कर दिया, नहीं ट्रांसफेस किया, ये कुछ भी बोलते रहे, ट्रांसफेस कर दिया, कुछ भी बोल रहे, ये किसी पर विश्वास नहीं करेगा, ये खुद पर विश्वास करेगा और सोचेगा कि क्या क्या हो सकता है। तो वो देखेगा कि जैसे पहले ये सोचेगा कि सेकंड व्यक्ति भी समझदार ही होगा। तो अब मानिए ये ट्रांसफेस करने का सोचता है, मतलब वन सोचता है कि अगर पहला व्यक्ति ये सोच रहा होगा कि हमने ट्रांसफेस कर दिया है, पहला मतलब जो दूसरा व्यक्ति है वो ये सोच रहा है, ये पहला सोच रहा है दूसरे के बारे में कि ये कैसा थिंकिंग रख रहा है। ये देखा कि ये सोच रहा है, अब इसका दिमाग काम कर रहा है, तो पहला ने काम कर दिया, पहला ने ट्रांसफेस कर दिया, तो फर्स्ट ने ट्रांसफेस कर दिया। तो अब मतलब शुरुआत से पहले समझते हैं कि 2 कैदी 8 है और मतलब 2 अपराधी है 1 और 2। तो 1 सोच रहा है कि 2 ऐसा सोचेगा कि अगर हम ट्रांसफेस कर दिए हैं तो 2 के लिए सबसे अच्छा है कि वो भी ट्रांसफेस कर दे। देख रहे हैं कि अगर डोंट ट्रांसफेस करता है दूसरा वाला तो उसको 10 साल का प्रिजन है, नहीं तो 5 साल का प्रिजन है। तो यहाँ पर बी भी बोलेगा कि हम भी ट्रांसफेस कर देते। तो ये ट्रांसफेस यहाँ पर बी के लिए नैश स्ट्रेटजी होगा, बी के लिए ट्रांसफेस करना नैश स्ट्रेटजी होगा। अब देखिए 1 सोचेगा कि अगर बी ऐसा सोच रहा है कि हमने ट्रांसफेस नहीं किया है, तो देखिए जब वो सोच रहा होगा कि हम ट्रांसफेस नहीं किए हैं, तो उनके लिए सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटजी है, देखिए एक स्टडी में मुझे 0 साल का कैद मिल रहा है, दूसरे में -1 साल का कैद मिल रहा है, तो बोलेगा ये ट्रांसफेस ही करो, तो बी ट्रांसफेस करेगा। तो देखिए बी अभी भी इसका नाश स्ट्रेटजी ट्रांसफेस करना ही है, लेकिन दोनों सिचुएशन में बी ट्रांसफेस करने का डिसीजन ले रहा है। इस कारण ये बीटा डोमिनेंट स्ट्रेटजी हो जाएगा, ये हमारा बीटा डोमिनेंट स्ट्रेटजी हो गया। तो जब ये बीटा डोमिनेंट स्ट्रेटजी होगा तो नॉर्मल सी बात है, ए डायरेक्ट दिमाग लगाएगा कि बी ट्रांसफेस करेगा। तो जब बी ट्रांसफेस करेगा तो ए के लिए सबसे बेस्ट क्या है, क्योंकि ए अब दिमाग लगाएगा अपना डिसीजन से अपना उच्चतम करने के लिए अपना सबसे फायदा। तो ए का फायदा ये है कि हम भी ट्रांसफेस करें, क्योंकि -5 साल नहीं तो -10 साल, तो नॉर्मल है -5 साल, तो ये भी ट्रांसफेस करेगा। ए भी यहाँ पर ट्रांसफेस कर रहा है, ये भी ट्रांसफेस करेगा।
अब देखिए, अब दो ऐसा सोच रहा होगा, दूसरे मतलब जहां पर सेकंड कैदी है उसके इंट्रोडेशन रूम में जाते हैं। अब सेकंड कैदी थे इंट्रोडेशन रूम में, तो वो सोच रहा होगा कि पहला कैदी ने वो सोच रहा हो रहा है कि अगर हमने कॉन्फेस कर दिया है, और दो सोच रहा है कि अगर हमने कॉन्फेस कर दिया है, जैसे बी ने कॉन्फेस कर दिया, बी ने कॉन्फेस कर दिया, हमने अगर कॉन्फेस मतलब वो सोच रहा हो रहा है, ये सेकंड रूम के इंट्रोडेक्शन में सेकंड आदमी के दिमाग में चल रहा है कि ऐसा वन सोच रहा हो रहा कि हमने कॉन्फेस किया, तो बी बोलेगा कि ये चूज करे, ये सोच रहा हो रहा है ये चूज करें कि ये चूज कर रहे हैं, तो देख रहे हैं सबसे बेस्ट ए के लिए है कि कॉन्फेस करना, तो यहाँ पर कॉन्फेस चूज करेगा ए। तो ए के लिए नास स्ट्रेटजी है, मतलब जब बी कॉन्फेस करेगा तो ए के नास स्ट्रेटजी है कि कॉन्फेस करे। अब देखिए सेकंड सोच रहा हो रहा कि मतलब सेकंड सोच रहा हो रहा ये भी कि अगर हम वन सोच रहा हो रहा कि हम डोंट कॉन्फेस किए, तो अगर हम डोंट कॉन्फेस किए हैं तो बेस्ट डिसीजन माइनस मतलब यहाँ पर जीरो पे ऑफ है कि माइनस पे ऑफ वन है, देख सकते हैं बेस्ट डिसीजन ए के लिए जीरो है, मतलब कॉन्फेस करना ही है, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कॉन्फेस करना ही डिसीजन आ रहा है नास स्ट्रेटजी। तो देखिए दोनों सिचुएशन में ए कॉन्फेस कर रहा है, तो ये ए का डोमिनेंट डिसीजन हो जाएगा, तो जब ए का डोमिनेंट डिसीजन हो जाएगा तो बी भी बोलेगा कि हम भी कॉन्फेस करते हैं, क्योंकि क्योंकि ए डोमिनेंट डिसीजन है, कॉन्फेस डोमिनेंट डिसीजन है ए का, तो देखिए ये दोनों में सबसे बेस्ट बी के लिए क्या है कि वो भी कॉन्फेस करे, नहीं तो 10 साल की सजा। तो दोनों कॉन्फेस करता है, तो यहाँ पर यूनिक नास एक्लूडियम है। वो यूनिक नास एक्लूडियम इसलिए है कि जैसे यहाँ पर बी सोच रहा है कि हम कॉन्फेस करते हैं, तो ए भी सोच रहा है कि हम कॉन्फेस करेंगे, क्योंकि कॉन्फेस करने में ही फायदा है, नहीं तो 10 साल की सजा है, नहीं तो 10 साल की सजा है। और ए भी सोच रहा है, ए भी जब सोच रहा है कि हम भी कॉन्फेस करें, तो बी बी भी सोच रहा है कि अगर हमने डोंट कॉन्फेस किया तो -10 साल की सजा, नहीं तो -5 साल की सजा है, मतलब 5 साल की सजा है। तो यहाँ पर एक ही इक्विलिब्रियम आ रहा है ये सिचुएशन पर, दूसरी इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा है, चेक कर सकते हैं, जैसे ए ने सोचा डजंट कॉन्फेस, तो देखिए डजंट कॉन्फेस सोचता है ए, मानी ये सोचता है, तो इस समय भी यहाँ पर देखिए कॉन्फेस करता है तो जीरो पे ऑफ में होता है, और डोंट कॉन्फेस बी करता है तो -1 पे ऑफ हो रहा है, तो बी फाइनली यहाँ पर बोलेगा कि कॉन्फेस करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ए सोचा कि डोंट कॉन्फेस और बी सोच रहा है कॉन्फेस। अब यहाँ पर ये देखिए कि अगर बी सोचे हम कॉन्फेस करने का, अब एज्यूम दैट बी सोच रहा है कॉन्फेस करने का, तो इस समय जो बेस्ट डिसीजन ए के लिए हो रहा है कि वो भी कॉन्फेस करे, तो देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं हो रहा है, क्योंकि डोंट कॉन्फेस के समय में ये बी कॉन्फेस कर रहा है, लेकिन जैसे हम बी कॉन्फेस पहले सोचते हैं तो ए बोलता है कि हम कॉन्फेस करेंगे, तो इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं हो रहा है। तो ये हमेशा एक ही समय इक्विलिब्रियम स्थापित होता है जब ए भी कॉन्फेस करे, बी भी कॉन्फेस करे, तो ये बोलेंगे यूनिट इक्विलिब्रियम है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, तो उससे पहले ये समझते हैं कि नास इक्विलिब्रियम से क्या सीख मिला है। तो नास इक्विलिब्रियम से ये सीख मिलता है कि मतलब जैसे एडम स्मिथ क्लेम करते हैं कि अगर सब एवरीबॉडी मैक्सिमाइज वेलफेयर, तो इससे ऑटोमेटिक सोसाइटी का वेलफेयर हो जाएगा। ऐसा एडम स्मिथ बोलते थे कि अगर सब के सब लोग वेलफेयर के बारे में सोचेंगे तो इससे सोसाइटी का वेलफेयर हो जाएगा, लेकिन तब नास बोलते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, एवरीबॉडी कैन चूज टू मैक्सिमाइज देयर वेलफेयर, अगेन यू विल हैव सब ऑप्टिमम सॉल्यूशन, तब पर भी आपका सब ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो रहा, क्योंकि सोशल वेलफेयर इज नॉट मैक्सिमाइज्ड बाय योर स्ट्रेटजी,
सोशल देखिए दोनों अगर अपना बेस्ट चाह रहे हैं तो 5-5 साल के कैद हो रहा है। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी तो नजर पड़ रहा है ये थिएटर ये स्ट्रेटजी लेता तो सबसे ज्यादा सोशल वेलफेयर होता। तो इसी कारण से यहाँ पर ये नैस बोल रहे हैं कि सोशल वेलफेयर के लिए मैक्सिमम सोशल वेलफेयर के लिए कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म एवरी इकोनॉमी में होना चाहिए। अगर खुद पे फुल सिर्फ लोड अपना बेस्ट डिसीजन लेंगे तब तो हमेशा बेस्ट डिसीजन नहीं ले सकते समाज के लिए। दूसरा है मल्टीपल नॉइज इक्विलिब्रियम। तो मैं इसको मल्टीपल नॉइज इक्विलिब्रियम्स को एक एग्जांपल से एक गेम से समझते हैं। इसमें बोलते हैं बैटल ऑफ सेक्सेस। यहाँ पर दो प्लेयर है, एक हस्बैंड है एक वाइफ है और दो ऑप्शन है, चाहे वो बॉक्सिंग गेम में जाए या वाचिंग बैलेट। दो प्लेयर है हस्बैंड और वाइफ, दो डिसीजन लिया जा सकता है, बॉक्सिंग मैच में जाए या बैलेट देखने के लिए जाए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हस्बैंड जो है वो बॉक्सिंग मैच को पसंद करता है और जो वाइफ जो है वो बैलेट को पसंद करता है। ये हस्बैंड बॉक्सिंग को पसंद करता है। ये सब कंडीशन दिया हुआ है कि बॉक्सिंग को हस्बैंड पसंद कर रहा है और कंडीशन ये दिया हुआ है कि अगर हस्बैंड जैसे हस्बैंड बॉक्सिंग देखने के लिए जाए, अपना पसंद वाला चीज को देखना जाए तो 1 पॉइंट मिलता है, मतलब 1 यूनिट का यूटिलिटी फायदा होता है। और वाइफ बैलेट जाता है तो उसको भी 1 यूनिट का फायदा मिलता है। वाइफ बैलेट जाता है तो भी 1 यूनिट का पे ऑफ मिलता है। अब एक चीज और देखिए, इसमें एक कंडीशन और दिया हुआ है कि अगर किसी तरह से वाइफ और हस्बैंड साथ साथ नहीं जाते हैं कहीं भी तो 0 पे ऑफ मिलता है। और लिखा हुआ है अगर वाइफ और हस्बैंड साथ साथ जाए तो 1 पे ऑफ मिलता है। तो अब उसके बाद जब हम पे ऑफ मैट्रिक्स स्टेप बनाने जाएं तो कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पर वाइफ है, वाइफ बॉक्सिंग का डिसीजन ले या बैलेट जाने का डिसीजन ले, या हस्बैंड बॉक्सिंग मैच को देखने के लिए जाए या बैलेट का डिसीजन ले, बैलेट डांस देखने के लिए जाए। तो देखिए, जब वाइफ ये हस्बैंड वाला है तो जब वाइफ बॉक्सिंग का डिसीजन लेता है तो हस्बैंड भी बॉक्सिंग का डिसीजन ले तो दोनों साथ साथ जा रहे हैं तो 1 वहां पर फायदा आ रहा है पे ऑफ का। और दूसरा कि ये हस्बैंड बॉक्सिंग पसंद ही है तो वो 1 यूनिट उसका फायदा आएगा तो टोटल 2 यूनिट फायदा आ रहा है। लेकिन वाइफ को सिर्फ 1 यूनिट फायदा आ रहा है क्योंकि दोनों साथ में गया है। बैलेट में देखिए कि बैलेट में मानिए वाइफ जाता है और हस्बैंड भी जाते हैं तो क्या होता है देखिए। नहीं, जैसे मानिए इस पोजीशन पर आना चाहते हैं तो वाइफ चल जाता है बॉक्सिंग में देखने के लिए और ये हस्बैंड चल जाता है बैलेट में, तो ये 0-0 हो रहा है क्योंकि दोनों पहले सेपरेट हो रहे हैं तो पहले ही बोल दिए कि 0 पे ऑफ हो रहा है, ये कंडीशन बना दिए हैं। अब देखिए कि बैलेट में अब यहाँ पर वाइफ जाते हैं बैलेट में और हस्बैंड जाते हैं बॉक्सेस में, आगे भी 0-0 पे ऑफ है क्योंकि दोनों सेपरेशन हो गया है। अब यहाँ पर दोनों साथ में जाते हैं बैलेट तो क्या होता है, तो हस्बैंड हस्बैंड जो है वो बैलेट को पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन वो वाइफ के साथ जाए तो 1 उसका पे ऑफ हो। लेकिन वो वाइफ के साथ ना जाए, मतलब वाइफ के साथ जाए, वाइफ के लिए हम पे ऑफ देखें तो वाइफ पहले बैलेट में भी जाए 1 पे ऑफ वहाँ और हस्बैंड के साथ साथ जाए तो 1 पे ऑफ एक्स्ट्रा, तो वाइफ के लिए 2 पे ऑफ। तो ये हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स बनेगा। तो अब उसी तरह से जेम अप्रोच के तरह जेम थ्योरी के अप्रोच से हम सोचें तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर वाइफ किस तरह से सोच रहा हो रहा हम ये समझते हैं। तो वाइफ सोच रहा हो रहा
वाइफ सोच रहा होगा कि अगर हमने डिसीजन वॉशिंगटन लिया, अगर हमने डिसीजन वॉशिंगटन लिया तो हस्बैंड 1 चूज करेंगे या वो अपना पे ऑफ 2 चूज करना चाहेंगे या 0 पे ऑफ चूज करना चाहेंगे। तो दोनों में से हस्बैंड सोचेगा कि हम वॉशिंगटन डिसीजन ले, ये हमारा ए का नाइस इक्विलिब्रियम हो गया है। तो वाइफ ये भी सोच रहा होगा कि अगर हमने वो बैलेट जाने के लिए सोचा तो हस्बैंड ये चीज़ सोचेगा, हस्बैंड सोचेगा कि हम बॉक्सिंग जाए या बैलेट जाए, बॉक्सिंग जाए या बैलेट जाए। देखेगा कि हस्बैंड की यहाँ पर उसका सबसे ज़्यादा पे ऑफ है तो बोलेगा कि हम भी बैलेट जाते हैं, यहाँ पर बैलेट जाते हैं। तो देख सकते हैं कि एक समय तो ये नाइस इक्विलिब्रियम रहता है ए के लिए और दूसरे समय ए के लिए बैलेट इक्विलिब्रियम रहता है, नाइस इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट नाइस इक्विलिब्रियम नहीं है, यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट नाइस इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन तब पर भी इक्विलिब्रियम होगा वो अभी हम देखते हैं। अब देखिए हस्बैंड ये सोच रहा होगा, हस्बैंड ये सोच रहा होगा कि अगर हम बॉक्सिंग में जाते हैं, मतलब हस्बैंड ये सोच रहा होगा कि बी ऐसा सोच रहा, मतलब हाँ वाइफ ऐसा सोच रहा होगा कि अगर हम बॉक्सिंग में रहें तो वाइफ के लिए क्या बेस्ट हो रहा, तो वाइफ देखेगा तो उसके लिए भी बॉक्सिंग में ही जाना बेस्ट है। तो वाइफ का यहाँ पर नॉर्थ इक्विलिब्रियम नाइस इक्विलिब्रियम बॉक्सिंग ही है। अब हस्बैंड ये भी सोच रहा होगा कि अगर वाइफ ऐसा सोच रहा होगा कि हम बैलेट में जाने के लिए तैयार हैं तो उस समय वाइफ का बेस्ट डिसीजन, जो सबसे बढ़िया डिसीजन होगा कि वो बैलेट में जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वाइफ का भी नाइस इक्विलिब्रियम में कोई भी डोमिनेंट नाइस इक्विलिब्रियम नहीं है, डोमिनेंट इक्विलिब्रियम कोई भी नहीं, डोमिनेंट स्ट्रेटजी कोई भी नहीं है, डोमिनेंट स्ट्रेटजी कोई भी नहीं है वाइफ का भी। तो वाइफ का भी कोई भी डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन तब पर भी यहाँ इक्विलिब्रियम स्थापित हो रहा, वो इस तरह हो रहा कि देखिए कि जब बॉक्सिंग यहाँ, जैसे जब वाइफ बॉक्सिंग चूज करता है, जब वाइफ बॉक्सिंग चूज करता है तो हस्बैंड बॉक्सिंग चूज कर रहा है, और जब हस्बैंड बॉक्सिंग चूज करता है, जब हस्बैंड बॉक्सिंग चूज करता है तो उस समय भी वाइफ बॉक्सिंग ही चूज करेगा, ये सबसे उनकी बेस्ट स्ट्रेटजी हो रहा। तो देख सकते हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्थापना हो रहा है। दूसरा चीज़ में देखिए यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम की स्थापना हो रहा है, क्योंकि जब वाइफ बैलेट चूज करता है तो बैलेट चूज करता है तो हस्बैंड के लिए ये 0 पे ऑफ या 1 पे ऑफ में से दोनों में से क्या चूज करेगा, नॉर्मल सी बात है बैलेट चूज करेगा। अब देखिए हस्बैंड भी मानिए बैलेट चूज करता है, हस्बैंड बैलेट चूज करता है जाना। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो पे ऑफ जो आ रहा है, यहाँ पर वाइफ देखेगा कि वो बॉक्सिंग में जाता है तो 0 पे ऑफ है और बैलेट में जाता है 2 पे ऑफ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 यूनिट पे ऑफ है वाइफ के लिए, तो वाइफ बोलेगा कि हम भी बैलेट में जाएंगे। तो देख सकते हैं इस दोनों कंडीशन पर इक्विलिब्रियम की स्थापना हो रही है, मतलब ये दोनों कंडीशन पर इक्विलिब्रियम की स्थापना हो रही है। जैसा भी दोनों डिसीजन ले, मतलब दोनों बॉक्सिंग का डिसीजन ले सकता है या बैलेट जाने का डिसीजन ले सकता है, दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इसी कारण से यहाँ पर भी एक सीख मिलती है कि जिंदगी में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही इक्विलिब्रियम हो, लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही इक्विलिब्रियम हो, ये भी हो सकता है कि 2 इक्विलिब्रियम हो, और जो भी सरकार का जो पॉलिसी हो रहा है उससे एक इक्विलिब्रियम की तरफ
टिल्टेड करेगा, तो उस आधार पर एक ऐसा इक्विलिब्रियम सेलेक्ट करना आसान हो रहा है जो बेस्ट पे ऑफ दे, या सरकार जैसा चाहे, जैसे सरकार चाहे कि मतलब अगर सरकार चाहे कि रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, और इस मतलब जो ज़्यादा गरीब है और उस ज़्यादा गरीब में भी जो चाहते हैं वो पार्टिकुलर इनकम का कंज्यूमशन पैटर्न को बदलना चाहते हैं, तो सरकार हो सकता है कि उस दिशा की तरफ इक्विलिब्रियम को टिल्ट कर सकता है और वो इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है, और ये गवर्नमेंट के पॉलिसी पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ हमने सीख गए। अब हम आगे सीखते हैं कि अगर मान लीजिए हस्बैंड थ्रेट दे देता है कि हम जाएंगे तो बोर्सिन में जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, मतलब हम जाएंगे तो बोर्सिन में जाएंगे चाहे कुछ भी हो, हमने तुमसे मतलब नहीं है, तो उस समय वाइफ क्या सोचेगा? देखिए उस समय वाइफ ये सोचेगा, अच्छा तुम बोर्सिन में जाएगा, तो वाइफ ये सोचेगा कि अगर हम बैलेट में दें तो उसकी बोर्सिन बारे में, मतलब अगर ये बैलेट में चला जाता है, मान लीजिए बैलेट में जाता है, तो जब बैलेट में जाता है और ये बोर्सिन में जाता है, ये बैलेट में जाता है वाइफ और ये बोर्सिन में जाता है, तो देखते हैं कि ये जो इसका जो पे ऑफ जो मतलब है वो जीरो हो जाता है, फायदा जो हस्बैंड का हो रहा है वो जीरो हो रहा है। अगर देखिए मतलब एक कोऑर्डिनेशन बनाता तो कम से कम ये नहीं तो एक कोई ना कोई पे ऑफ होता। तो हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर हस्बैंड का थ्रेट है उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर इसने बैलेट में जाने के लिए डिसीजन लिया तो हस्बैंड को मजबूरी में जीरो पे ऑफ तो ले जाना नहीं चाहेगा, वो वन पे ऑफ ही कम से कम प्राप्त करना चाहेगा, तो उसे अपना डिसीजन बदलना ही पड़ेगा। तो इस कारण हस्बैंड के थ्रेट को एक सही थ्रेट नहीं माना जा सकता है, मतलब उसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उसी तरह से अब मानिए ऐसा हो जाए कि मानिए पे ऑफ नहीं, ये तो मतलब उस एग्जाम्पल के लिए पे ऑफ था, मानिए पे ऑफ कुछ इस तरह हो 2100, यहाँ पर 1 के जगह 1.5 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम हस्बैंड बोलता है कि हम जाएंगे तो बोर्सिन में जाएंगे, हम बैलेट में तो नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर अब जो वाइफ है उसकी सोचे थी, ये तो मेरा हस्बैंड अगर बोर्सिन में जाता है, मतलब सोच रहा होगा उसका वाइफ कि बोर्सिन में ये बोल रहा है जाने का, इसका थ्रेट कैसा है वो समझने की कोशिश करेगा वाइफ, तो बोलेगा कि अगर हम बोर्सिन में जाते हैं तो इसको तो 2 यूनिट फायदा है, उसका हस्बैंड को 2 यूनिट का फायदा है। लेकिन ये भी सोच रहा होगा कि अगर हम बैलेट में थे तो हस्बैंड को देखिएगा कि यहाँ पर 1.5 यूनिट का फायदा है, हस्बैंड को 1.5 यूनिट का फायदा है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा वाइफ नहीं बोल सकता है अब कि हम भी बैलेट में जाएंगे, मतलब यहाँ पर देखिए ऐसा वाइफ ना बोलेगा कि बैलेट में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिट तो फायदा हो रहा है। लेकिन अगर मानिए वो बोर्सिन में बोल रहा है, हस्बैंड बोर्सिन में चला जाए, तो यहाँ पर इसी समय हस्बैंड को तो 1.5 फायदा हो जाएगा, लेकिन वाइफ को 0 हो रहा फायदा, मतलब पूरा के पूरा लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर वाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इससे हम बोलते हैं कि ये ट्रेडेबल थ्रेट है, क्योंकि यहाँ पर तुम कुछ भी चूज करो, हमको तो मिनिमम 1.5 फायदा हो रहा ऐसा ये हस्बैंड सोच रहा होगा, तो इस कारण उनको ट्रेडेबल थ्रेट बोल सकते हैं। तो इसी तरह से इंडिया की आरसीपी में जब ज्वाइन कर रहा था, मतलब कि ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, तो मानिए जब अगर इंडिया उस समय ये बोला था कि हम ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, यही सिचुएशन रहा, तो जब तक इसमें आरसीपी में फ्रेम में कुछ बदलाव ना हो हम इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। तो वो थ्रेट कैसा था इसे समझना होगा। तो मानिए इंडिया अगर इसमें ज्वाइन करता है तो उसे इंडिया टर्म मान लेते हैं 60 यूनिट को
फायदा होता है। मान लेते हैं इंडिया को 60 यूनिट का फायदा होता है। और जब ज्वाइन नहीं करता है, मतलब जब ज्वाइन करता है और इसमें बदलाव भी हो जाता है आरसीपी में, तो आरसीपी में बदलाव होता है और ज्वाइन करता है तो इंडिया को 60 यूनिट का फायदा है। अब मानिए इंडिया ज्वाइन नहीं करता है, तो मानिए इंडिया को -20 यूनिट फायदा है। जब ज्वाइन नहीं करता है तो इंडिया को -20 यूनिट फायदा है, मतलब लॉस हो रहा है। अब एक सिचुएशन ये देखिए कि मतलब एक सिचुएशन है कि इसमें बदलाव हो जाता है, और एक में मान लीजिए कि बदलाव नहीं होता है, मतलब ये इसमें बदलाव ना हो और ये बदलाव के साथ है। एक बिना बदलाव के साथ रहे तो बिना बदलाव के साथ मानिए कि 10 यूनिट का इंडिया को फायदा होता है। बिना बदलाव के भी इंडिया बोलता है हम ज्वाइन करेंगे। इसमें भी मतलब इंडिया लास्ट में ज्वाइन करता है, बदलाव होने के बाद ज्वाइन करता है। इसमें सिर्फ डरा रहा है, लास्ट में इंडिया ज्वाइन करता है, तब पर भी उसको इंडिया को 10 यूनिट का मानिए फायदा हो रहा है। तो ये क्या ट्रेडेबल थ्रेट है? नहीं ट्रेडेबल थ्रेट है। लेकिन अगर यही इंडिया को ज्वाइन नहीं करने से जो लॉस -20 हो रहा था, ये मानिए ज्वाइन करने से इंडिया को मानिए लॉस हो जाए -30, बिना चेंज किए हुए इंडिया को ज्वाइन करने से -30 लॉस होने लगे, तो उस समय इंडिया का थ्रेट मतलब ट्रेडेबल थ्रेट है, क्योंकि इंडिया को ज्वाइन भी करता है तो उस समय बिना प्राइस चेंज किए हुए तो इंडिया को -20 से फायदा है। -20 या मानिए -20 से जरा इससे नहीं -20 से जरा इससे मानिए 5 यूनिट भी लिख सकते हैं। तो 5 यूनिट ही मतलब ज्वाइन नहीं करता है तो उसको कम से कम 5 यूनिट तो फायदा हो ही रहा है। मानिए 5 यूनिट फायदा हो ही रहा है, क्योंकि वो ज्वाइन नहीं किया है तो कुछ ना कुछ मतलब उससे फायदा हो रहा है, जो नुकसान हो जाता है अगर ज्वाइन करता तो। और ज्वाइन ऐसा सिचुएशन में करता है तो -30 लॉस होता है। तो इसे हम बोलेंगे ट्रेडेबल थ्रेट बोलेंगे। और ये थ्रेट मेनली इंडिया ने जापान और ऑस्ट्रेलिया को ही देना चाहा होगा, क्योंकि जापान ऑस्ट्रेलिया को 2 फायदा था। जापान ऑस्ट्रेलिया को 2 फायदा था। सबसे पहले उसे एक बड़ा मार्केट मिल जाता है इंडिया का, और दूसरा फायदा था कि उस ब्लॉक में एक इंडिया जैसा एक बड़ा कंट्री भी रहता, जो चाइना को टैकल करने में आसान देता किसी भी इशू पे। थैंक यू।